Hello, my name is Gaurav and today's topic is resonance. So today we are going to start the chapter or we can say topic that is resonance. ठीक है, तो आज हम लोग resonance के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही important concept है in terms of knowledge, in terms of competitive examination और boards में. तो हम लोग जो resonance के बारे में बात करें उसको समझना बहुत important है कि resonance होता क्यों है, resonance होता कब है और रेजोनेंस कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी द वेयर इज द रेजोनेंस हैपन, व्हाई वी आर कंसीडरिंग द फैक्ट देयर इज सम अदर टर्म दैट इज रेजोनेंस इज हैपनिंग एंड व्हेन द रेजोनेंस हैपनिंग. ठीक, कहाँ कब और कैसे होगा, ठीक है, और क्यों होगा. तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं आज का टॉपिक क्या हम लोग का, रेजोनेंस. रेजोनेंस, ठीक है. तो सबसे पहले सवाल हम लोग के मन में ये होता है कि ये जो नया टर्म रेजोनेंस हम लोग पढ़ रहे हैं ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ क्यों, रीजन क्या था. रीजन क्या था कि ये जो नया टर्म रेजोनेंस है वो हुआ और ये रेजोनेंस हुआ क्यों हुआ. ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं. तो हम एक बेसिक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, ओजोन. ठीक है, ओजोन O3 ओजोन मॉलिक्यूल जो है. ठीक है, ओजोन मॉलिक्यूल का जब हम लोग बात करते हैं तो ओजोन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर का जब बात करते हैं तो जब लुईस स्ट्रक्चर ओजोन का बात करते हैं तो कुछ ऐसा होता है. ठीक है, या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के भी हम लोग बहुत बार लुईस स्ट्रक्चर दिखाते हैं इस टाइप का. ठीक है, सो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं. ठीक है, हम लोग दो स्ट्रक्चर के बेसिस में इस स्ट्रक्चर को हम लोग ध्यान से देखते हैं. इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहां पर हम लोग क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड. ठीक है, यहां पर क्या मिल रहा है, सिंगल बॉन्ड. इसको O2 3 ऐसे लिख देते हैं. सो ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 के बीच डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 3 के बीच कितना है, सिंगल बॉन्ड है. तो एज एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए था हम लोगों को इस स्ट्रक्चर में एज एक्सपेक्टेड होना चाहिए था कि ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या होता है, छोटा लेंथ का होता है. डबल बॉन्ड हम लोग को पता है बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. तो इसका बॉन्ड ऑर्डर का बात करें तो 2s का बॉन्ड ऑर्डर का बात करें तो 1 है. तो एक्सपेक्टेड क्या था कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है उतना कम बॉन्ड लेंथ होता है. तो एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए था कि जो डबल बॉन्ड O है वो बॉन्ड छोटा होना चाहिए था और ये बॉन्ड बड़ा होना चाहिए था. एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ ये था. ठीक है, पहला चीज. दूसरा चीज, अगर जब फॉर्मल चार्ज का बात करें तो इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज हम लोग को +1 दिख रहा है और इस ऑक्सीजन पे -1 दिख रहा है, जबकि इस पे कोई फॉर्मल चार्ज दिख नहीं रहा है. लेकिन क्या होता है जब इसका स्ट्रक्चर मतलब बाद में स्टडी किया जाता है तो स्ट्रक्चर स्टडी में क्या पता चलता है कि ये ऑक्सीजन के ऊपर +1 का तो चार्ज है लेकिन ये दोनों ऑक्सीजन के पास -1/2 का फॉर्मल चार्ज है. ठीक है, और क्या चीज होता है इसमें, और क्या होता है कि बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर हम लोग को मिलना चाहिए था एज एक्सपेक्टेड, जो भी चीज हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वो नहीं मिल रहा था, कुछ अलग मिल रहा था. तो नॉर्मली जो स्ट्रक्चर हम लोग को मिला था, ठीक है, नॉर्मली जो स्ट्रक्चर्स में हम लोग को मिला था कि हम लोग को क्या मिला था कि जो ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो है ना, ये जो ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, कैसे देखा, ये जो बॉन्ड लेंथ है ऑक्सीजन इन ओजोन, ठीक है, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये सारा बॉन्ड लेंथ 1.78 एंगस्ट्रॉम है. मतलब ये जो ओजोन में बॉन्ड लेंथ था ये 1 2 3 ये तीनों 1 2 बॉन्ड भी, ये बॉन्ड लेंथ भी और ये बॉन्ड लेंथ भी दोनों बराबर था. और ये जो बॉन्ड लेंथ मिला था वी आर गेटिंग द बॉन्ड लेंथ समवेयर बिटवीन द सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड. ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे कुछ नहीं मिला था. ठीक है, पहला चीज. दूसरा, फॉर्मल चार्ज का बात करते हैं तो फॉर्मल चार्ज में क्या था कि दोनों के ऊपर -1 का जो चार्ज था वो दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड था. ठीक है, तो यही सबसे बड़ा रीजन था एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ दैट इज रेजोनेंस. ठीक है, रेजोनेंस कब हम लोग देख पाते हैं, मतलब रेजोनेंस कैसे हम लोग लगता है कि रेजोनेंस हुआ होगा अगर जहां लुईस स्ट्रक्चर, मल्टीपल लुईस स्ट्रक्चर, मतलब 1 2 3 कोई भी लुईस स्ट्रक्चर, अगर जहां मल्टीपल लुईस स्ट्रक्चर किसी का बना दें और उसके बाद हम लोग बोले कि
कोई भी एक स्ट्रक्चर उसका सारा प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो उस केस में नया कंसेप्ट आता है, वहां पर बात करते हैं रेजोनेंस। ठीक है, यहां पर जितना भी इसका लुईस स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे एक लुईस स्ट्रक्चर ये बना, ठीक है, एक लुईस स्ट्रक्चर ये बना, ये भी बना सकते हैं, ऑक्सीजन माइनस पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 2 3 अभी पोजिशनिंग में कर रहे हैं, एक लुईस स्ट्रक्चर ये भी हम लोग मतलब बना सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के। ठीक है, तो ऐसा तीनों स्ट्रक्चर में कोई एक स्ट्रक्चर भी नहीं था जो कि इसका सारा प्रॉपर्टीज डिफाइन कर पा रहा था। जब उस केस में सारा प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं कर पाता है, तो उस केस में हम लोग रेजोनेंस का बात करना लगते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस कब स्टार्ट होगा? जब हम लोग को एज एक्सपेक्टेड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो था वो बॉन्ड लेंथ अलग होना चाहिए था, लेकिन एज एक्सपेक्टेड हम लोग को दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल मिलता है। फिर क्या हुआ, फॉर्मल चार्ज -1 +1 का था, लेकिन ये दोनों ऑक्सीजन -½ का फॉर्मल चार्ज रख रहा था। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज था, जो दिखाना चाहिए था, वो नहीं दिखा पा रहा है नॉर्मल लुईस स्ट्रक्चर। फिर उसी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए नया टर्म आया रेजोनेंस। ठीक है, अब रेजोनेंस का जब बात करते हैं तो बेसिकली रेजोनेंस में क्या बोला गया कि ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ बराबर है, मतलब कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से ये क्या होगा, ये पाई बॉन्ड दोनों पे। फॉर्मल चार्ज -½ का मतलब क्या है, मतलब -½ का मतलब है कि -½ चार्ज इस पे भी है, -½ चार्ज इस पे भी है, तो मतलब वो जो डबल बॉन्ड है वो सिर्फ इस पे नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही बेसिक एग्जांपल, दैट इज बेंजीन। ठीक है, बेंजीन, ये बेंजीन का जो एग्जांपल देखते हैं तो यहां पर डबल बॉन्ड दिख रहा है हम लोग को, यहां पर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो यहां पर इस स्ट्रक्चर में भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब ये बॉन्ड लेंथ छोटा होना चाहिए था, ये बॉन्ड लेंथ बड़ा होना चाहिए था। लेकिन यहां भी क्या होता है कि जो इसका हाइब्रिड, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर दिखता है, बेंजीन का जो डिफरेंट केकुल स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें क्या होता है, पता लगता है कि फाइनली इसमें जब इसका स्ट्रक्चर का बात किया तो इसका सारा बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बराबर। ठीक है, तो इन्हीं रीजन से क्या हुआ, जो रेजोनेंस का कंसेप्ट है वो आया। ठीक है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, और समवेयर बिटवीन दी बोथ कंडीशन हम लोग को मिला। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, व्हेन अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर, वी कैन राइट, व्हेन अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर ठीक है, when a single Lewis structure can't explain, ठीक है, all properties of molecule, ठीक है, all properties of a molecule, there then more than one Lewis structure, there are more than one Lewis structure are present, and none of them able to explain all properties of the molecule। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, तो वहां पर क्या हुआ, कोई भी सिंगल स्ट्रक्चर कोई भी सारा प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, इज एप्लीकेबल। ठीक है, यही चीज हम लोगों ने डिस्कशन किया। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली जो एक्चुअली जो स्ट्रक्चर मिल रहा था वो क्या था, समवेयर बिटवीन द अदर, मतलब जो एक्चुअली जितना भी लुईस स्ट्रक्चर था उस लुईस स्ट्रक्चर के कुछ बीच का वो स्ट्रक्चर मिल रहा था। तो यू कैन आल्सो राइट अ पॉइंट रिगार्डिंग दैट। ठीक है, द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, लाइज between all contributing
contributing लुईस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जितना भी कंट्रीब्यूटिंग लुईस स्ट्रक्चर था उसके बीच मिलता था, लुईस स्ट्रक्चर बोल सकते हो, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, बेटर लुईस स्ट्रक्चर के बेटर क्या लिखते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एंड एक्चुअल स्ट्रक्चर कॉल्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, उनके बीच में कोई स्ट्रक्चर मिल रहा था, मतलब बेसिकली सारे का कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे एक स्ट्रक्चर मिला जिसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे हाइपोथेटिकल होते हैं, हम लोग पेन एंड पेपर पे ही बनाते हैं, उसको प्रैक्टिकली नहीं देख सकते, लेकिन हाँ रियली वो एग्जिस्ट करता है। सो लिख सकते हो all resonating structures are hypothetical, all resonating structures are hypothetical, structures are hypothetical। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं। हाँ, लेकिन रियलिटी में ये होता है, इसी वजह से हम लोग को रेजोनेंस हाइब्रिड मिल रहा हो। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग देखे ओजोन का एक एग्जांपल था, अब उसी में अब हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बना के देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कार्बोनेट आयन का, CO3 सो कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर जब बनाने हम लोग लुईस स्ट्रक्चर्स का बनाने जाते हैं तो इसका लुईस स्ट्रक्चर हम लोग को ऐसा, ठीक है, इसमें हम लोग ऑक्सीजन मार्क कर देते तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, फिर सेकंड जो इसका लुईस स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग लुईस स्ट्रक्चर हम लोग को दिखता है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ये इस टाइप का। तो ये 1 2 3 अभी यहां पर आते हैं 1 2। ठीक है, सो यहां जो तीनों स्ट्रक्चर है इसमें देखो जो डबल बॉन्ड है, पहले केस में डबल बॉन्ड किसके बीच है, सेकेंड कार्बन पे, सेकेंड मतलब अगर जहां कार्बन के रेस्पेक्ट देखें सेकेंड ऑक्सीजन पे, इसमें फर्स्ट ऑक्सीजन पे, इसमें थर्ड ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो बेसिकली अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंसेप्ट में जब आए तो इनिशियली हम लोग रेजोनेंस का कंसेप्ट आया क्यों। अब जो इस कंसेप्ट को एडअप करके देख रहे हैं तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर है, जो तीनों स्ट्रक्चर हम लोग बना पाए एक्चुअली, तो यहां पर दिख रहा है कि यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहां पर देखो यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है। मतलब एक चीज पता चल रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बनने वाला है, हर एक केस के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जो है, दो सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है इन देयर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो फाइनली इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं वो कैसा बन रहा है हम लोग का, वो ऐसा बनाते हैं। तो नॉर्मली जो स्ट्रक्चर है, तीनों स्ट्रक्चर में क्या है, एक डबल बॉन्ड दो सिंगल बॉन्ड मिल रहा है, तो इन तीनों में एक इंडिविजुअली अगर स्ट्रक्चर्स को देखा जाए तो क्या बॉन्ड लेंथ अलग मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये भी एक ऐसा केस है जहां पर बॉन्ड लेंथ सेम मिल रहा था, तो हाँ प्रिडिक्ट किया कि नहीं यहां पर भी जो था वहां पर रेजोनेंस हुआ है। ठीक है, ठीक है, रेजोनेंस हुआ है, यहां पर भी रेजोनेंस हुआ। ठीक है, इसके वजह से क्या हुआ, जो बॉन्ड लेंथ थे वो बॉन्ड लेंथ भी बराबर मिल रहा था, और ऑक्सीजन पे देखें तो यहां पर फर्स्ट और थर्ड ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज -1 का है,
इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे माइनस चार्ज क्यों है? तो इसमें क्या मिला, जो रेजोनेंस हाइब्रिड था उसमें सारे पे -2/3 का हम लोग क्या मिला, उसका फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि रेजोनेंस है क्या, वहां रेजोनेंस हो क्यों रहा है। ठीक है, अब एक और रीजन बताते रेजोनेंस होने का। ठीक है, अब मान के चलते हैं हम लोग एक रूम में बैठे हुए, छोटे से रूम में बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टडी कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, एक रूम में बैठे हुए। अब मान के चलिए हम लोग को एकदम फ्री टाइम मिला। ठीक है, फ्री टाइम मिला, अब हम लोग को काम छोड़े और हम लोग को फ्री टाइम मिला, लेकिन अभी तक वो जो रूम का डोर है ना वो क्लोज, तो हम लोग रूम के अंदर घूमते रहेंगे और बोर ही हो जाएंगे नॉर्मली। अब जैसे रूम का दरवाजा खुला तो हम लोग तुरंत सोचेंगे भाई बाहर भागो और बाहर निकलो और बाहर घूमने चलते हैं, क्योंकि हमको ब्रेक मिला है। ठीक है, तो ये ह्यूमन बिहेवियर का एग्जांपल। इसमें इलेक्ट्रॉन्स को क्या था यहाँ पर, जो बेसिकली यहाँ पर जो बात करते हैं, यहाँ पर रेजोनेंस में होता क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं। मतलब रेजोनेंस को थोड़ा और, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको थोड़ा और जगह मिलता है, जिसके वजह से वो अपना पोजीशन पे क्या करने लगता है, वो डीलोकलाइजेशन करने लगता है। ठीक है, मतलब अपने पोजीशन को शिफ्ट कर देता है, ताकि वो बोलता है, इलेक्ट्रॉन्स बोला कि भाई हमको अब ज्यादा पोजीशन, मतलब ज्यादा स्प्रेड करने का मौका मिल रहा है, ज्यादा स्प्रेड करके रखेंगे, क्योंकि हम एकदम दब के क्यों रहे, सिंपली है ना। एक छोटा, हम लोग को कंपैरेटिवली अगर ह्यूमन बिहेवियर की बात करें, एक छोटा रूम एक बड़ा रूम, हम लोग को सोचेंगे भाई हमको बड़ा रूम चाहिए, क्यों, क्योंकि हम ज्यादा फ्रीली उसमें मूव कर सकते हैं। उसी टाइप से जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो कौन सी, मतलब जहां पे पाई बॉन्ड्स थे, बेसिकली पाई बॉन्ड्स के बेसिस पे वहां जहां पर रेजोनेंस हो रहा था, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा और जगह मिल जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगते हैं, अपने पोजीशन को डीलोकलाइज करने लगते हैं। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा ज्यादा स्पेस मिलने की वजह से हम लोग इसको और स्पेस दे रहे हैं, बेसिकली हम लोग नहीं, ठीक है, उसको और अपने आप स्पेस मिल रहा है, जिसकी वजह से वो अपने आप को डिस्पर्स करके अपने आप को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करके अपने आप को खुद स्टेबल बना रहा है। ठीक है, सो वहां पर क्या हो रहा है कि रेजोनेंस इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स खुद को डीलोकलाइज करके अपने आप को स्टेबिलिटी दे रहा है, जिसकी वजह से रेजोनेंस एप्लीकेबल भी है। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर्स है, इसमें मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का बात किया है, तो वो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो हम लोग का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, जो सबसे लोअर एनर्जी में होता है। ठीक है, तो अगर तीनों सब में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे बात किया तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया गया है। That resonating hybrid is a most stable structure among all of them. ठीक है, तो यहां पर कुछ पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग लिख सकते हो। All CO bond lengths are equal। ठीक है, तो इसमें था तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल है, एंड ऑल ऑक्सीजन हैज अ फॉर्मल चार्ज of -2/3। ठीक है, और बेसिकली ये जो बॉन्ड लेंथ हम लोग को मिलता है ना, ये भी किसके बीच मिलता है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच। ठीक है, तो इससे भी आइडेंटिफाई हुआ था कि कुछ बीच का, तो दिस इज द पार्शियल डबल बॉन्ड भी इनको कहा जाता है। जो डबल बॉन्ड तुम लोग, जो हम लोग साइन दिए, दिस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, तो रेजोनेंस क्यों होता है ये पता चल गया। ठीक है, अभी कैसे और कहां होता है वो हम लोग बात नहीं की है, क्यों होता है ये पता चल गया। ठीक है, और रेजोनेंस का कंसेप्ट क्यों आया ये पता चल गया, क्योंकि कोई भी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स, जो भी नॉर्मल प्रॉपर्टीज दिखाने वाले थे, वो प्रॉपर्टीज एक स्ट्रक्चर से हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद मल्टीपल लुईस स्ट्रक्चर्स के बाद एक रेजोनेंस हाइब्रिड जो बना, वो पॉसिबली वो स्ट्रक्चर हम लोग को बता पाया कि हाँ, कि ये सारा इसका प्रॉपर्टीज है, और वो जो रेजोनेंस हाइब्रिड बना वो बता पा रहे हैं कि उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है, अब रेजोनेंस होता कहां, किस सिस्टम में होता है। ठीक है, किस सिस्टम में होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी रेजोनेंस होता कहां। सो यू कैन राइट अ पॉइंट, रेजोनेंस caused only in pi electron or pi bond system, only caused due to pi electrons।
ठीक है, ठीक है, कॉज ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स नॉट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन रेजोनेंस में जब बोलते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड की वजह से होता है, उसको उसमें मतलब अगर जब कहाँ का बात करें तो जहां पर पाई बॉन्ड सिस्टम होता है वहां पर रेजोनेंस हो रहा होता है, ठीक है, पाई बॉन्ड की वजह से रेजोनेंस होता है वहां, ठीक है। तो रेजोनेंस किसकी वजह से होता है, पाई बॉन्ड की वजह से, कहां होता है ये नहीं बोलते, किसके वजह से होता है, पाई बॉन्ड की वजह से होता है, ठीक है। एंड रेजोनेंस इज ऑल्सो नोन एज, रेजोनेंस इज ऑल्सो नोन एज, is also known as delocalization of pi electrons, delocalization of pi, रेजोनेंस क्या है, delocalization of pi electrons, ठीक है। अब एक और चीज मैंने बोला कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो थे वो ज्यादा स्टेबल थे, वो क्यों स्टेबल हुआ, सवाल ये भी, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, कॉन्जुगेट हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, तो उसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसका जो बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, वो क्या हो रहा है, बेसिकली अट्रैक्ट हो रहा है न्यूक्लियस से, ठीक है। जैसे ही क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है, जो उसका मतलब पाई बॉन्ड, बेसिकली पाई बॉन्ड जो डीलोकलाइज हो रहा है, बेसिकली वो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड हो रहे हैं। अगर जब न्यूक्लियस से अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो कंपाउंड क्या है, वो ज्यादा स्टेबिलिटी में जाएगा, ठीक है। सो ये भी होता है कि जब डीलोकलाइजेशन हो रहा होता है तो वहां पर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के जो पाई बॉन्ड्स जो है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है और उसकी वजह से वो स्टेबिलिटी गेन करता है, ठीक है। सो यहाँ एक और पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, एक और पॉइंट लिख सकते हैं, electrons of pi bonds, electrons of the pi bonds are attracted by more than two nucleus, two nuclei, not nucleus, two nuclei is attracted by more than two nuclei, due to which force of attraction increases, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गया, हेंस स्टेबिलिटी also increases, ठीक है। Hence energy will be released, ठीक है। प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, एंड द एनर्जी इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। क्या होगा, प्रोसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, एनर्जी रिलीज होगा, जिसकी वजह से उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी का जब बात बोलते हैं तो रेजोनेंस एनर्जी मतलब क्या हो गया, रेजोनेंस एनर्जी का जब बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। और जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा उतना ज्यादा कम क्या होगा, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा उतना ज्यादा उसका स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। सो यू कैन राइट द पॉइंट, greater the amount of resonance energy released,
greater the amount of resonance energy released, more the stability of system. जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा उतना ज्यादा सिस्टम, क्योंकि रिलीज कर रहा है तो लोअर एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू ग्रेटर स्टेबिलिटी, ऑब्वियस है, ठीक है। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, स्टेबल, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है लोअर एनर्जी पे पहुंच रहा है, लोअर एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू मोर स्टेबिलिटी, तो जिसकी वजह से जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा रेजोनेंस एनर्जी, उतना ज्यादा कंपाउंड क्या है, ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, ठीक है। तो एनर्जी अगर जब निकालना हो, ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी अगर जब निकालना हो तो वी कैन राइट एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर जब हम लोग को रेजोनेंस एनर्जी निकालना हो तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द हाइब्रिड माइनस एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये है जो कि बेसिकली ये यूज नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, तो ये सब रीजंस के बेसिस पे पता चला था कि रेजोनेंस का जरूरत क्यों पड़ा, रेजोनेंस कहाँ हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, कहाँ नहीं किसके वजह से हो रहा है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। और रेजोनेंस क्या क्या इफेक्ट किया, ये तो हम लोग देखे कि बॉन्ड लेंथ वो चेंज कर दिया, फॉर्मल चार्ज चेंज कर दिया, स्टेबिलिटी चेंज कर दिया, ठीक है। तो इन सब वजह से रेजोनेंस इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं इसका, जो सबसे पहले हम ओजोन का एग्जांपल बताए थे, ओजोन में देखते हैं, रफली डेटा यूज कर रहे हैं। अगर जहां ओजोन में बात किया जाए तो जो भी रेजोनेंस हाइब्रिड था वो उसका एनर्जी वो किस कंडीशन पे है, 1200 किलोजूल पर मोल, ठीक है। इसका जो दूसरा रेजोनेंस हाइब्रिड है वो भी सेम रेजोनेंस एनर्जी पे है, मतलब जो इसका मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एनर्जी है वो क्या है, दैट इज 1200 किलोजूल मोल पर मोल। लेकिन जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना है वो किस एनर्जी पे है, वो किस एनर्जी पे है, 1000 किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो यहां से साफ दिख रहा है ये लोअर एनर्जी में कंपैरेटिवली, तो लोअर एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू मोर एनर्जी, करस्पॉन्ड्स टू मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। सो इसका अगर रेजोनेंस एनर्जी निकालना हो तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट इज 200 किलोजूल पर मोल माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। एक सेकंड, जो वो फॉर्मूला यूज करके यहां से निकाल देंगे, ठीक है। सो रेजोनेंस हाइब्रिड का अगर जब, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कितना है, दैट इज 1000 किलोजूल पर मोल माइनस रेजोनेंस मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं माइनस 1200 किलोजूल पर मोल, ठीक है। और ये इसका आ गया टोटल क्या है, 200 किलोजूल पर मोल, मतलब जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसका रफली 200 किलोजूल पर मोल क्या है, वो एनर्जी रिलीज करके वो उसको ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज कर रहा है लोअर एनर्जी में है, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी released ठीक, हाँ, तो जितना ज्यादा एनर्जी वो रिलीज करेगा, सिंपली मोर द रेजोनेंस एनर्जी विल बी रिलीज, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी, मोर द रेजोनेंस एनर्जी विल बी रिलीज, ग्रेटर द स्टेबिलिटी। और क्या बोल सकते हैं, जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना कम स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। तो यहां जैसे देखिए, यहाँ पे जैसे ये 1200 किलो जूल है, ये 1000 किलो जूल में, जितना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा उतना कम स्टेबिलिटी होगा, जो कि हम लोग को बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पता चलता है, ठीक है।
तो ये एक प्रैक्टिकल डेटा है, प्रैक्टिकली हम लोग मतलब बेसिकली जो भी केमिस्ट्री में होता है वो सारा प्रैक्टिकल एनालिसिस पे होता है। पहले केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल किया जाता है, फिर थ्योरी दिया जाता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन डिटरमाइन। और जितना ज्यादा एनर्जी पे होगा उतना कम स्टेबिलिटी, लेकिन जितना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगा उतना ज्यादा वो स्टेबिलिटी है। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगा उतना ज्यादा वो एनर्जी स्टेबल होगा, लेकिन जितना ज्यादा हायर एनर्जी लेवल करस्पॉन्ड्स टू लोअर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब आते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना जो कि नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। सो अब हम लोग कंडीशन फॉर रेजोनेंस का बात कर रहे हैं कि कहां पर रेजोनेंस होगा। तो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ ब्यूटाडाइन, ठीक है। हम लोग एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं दैट इज ब्यूटाडाइन। इस ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर को देखें तो इस ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर में क्या है कि हर एक कार्बन जो है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 सारे कार्बन्स जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जहां याद रखेंगे। तो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें क्या होता है, ट्रायगोनल प्लेनर उनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन एक बार देखते हैं थोड़ा सा। तो अगर जब कार्बन का बात करें तो कार्बन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, यही होता है कार्बन का। अगर जब ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2s 2p ये है हम लोग के पास। अगर जब एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन में जाएं तो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, 2s 2p ऐसे। और बेसिकली यहां पर क्या होता है, एक s और 2p ऑर्बिटल मिलके, ठीक है, एक s और 2p ऑर्बिटल मिलके यहाँ क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज्ड होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन बचता है ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन बचा है ये अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन है और दैट इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पाई बॉन्डिंग, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पाई बॉन्डिंग, ठीक है। और ऑलरेडी जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो ऑलरेडी हम लोग को एक चीज बताया जाता है कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होता है वो परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होता है वो परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसका ये स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं, यहाँ इसके ऑर्बिटल्स बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसके ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। और इन सारे ऑर्बिटल्स में इनमें क्या है, सारे ऑर्बिटल्स में यहाँ क्या है, सन में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये पाई बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कंबाइन करके फाइनली इनमें पाई बॉन्डिंग क्रिएट करता है और यही इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ पर पाई बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर लिटिल बिट मोर स्मार्ट, वो ज्यादा थोड़ा स्मार्ट है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मेरे पास ज्यादा जगह है तो हम पूरा स्ट्रक्चर में अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्पर्स कर लेते हैं, डीलोकलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर जो ये चारों इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली वो जो चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, अपने आप को डिस्पर्स कर लेता है इस स्ट्रक्चर में। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा डिस्पर्स रहेंगे तो उसमें रिपल्शन कम होगा, ज्यादा स्टेबिलिटी वो गेन करना चाहेगा। कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ज्यादा लेस रिपल्सन में रहना चाहता है। तो यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अपने आप को डिस्पर्स कर लेगा। मतलब इसका स्ट्रक्चर का अगर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखना चाहें तो कैसा दिखेगा, ठीक, कैसा दिखेगा अगर जब हम लोग पाई बटन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स क्या है जो है वो डिस्पर्स हो गए, ये चारों इलेक्ट्रॉन अपने को डिस्पर्स कर लिया, ठीक है। तो रेजोनेंस का कंडीशन क्या है, रेजोनेंस कब हो रहा है, जब हम लोग के पास पैरेलल ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। जब हम लोग के पास पैरेलल ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है तभी रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। जो अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन है उसके वजह से रेजोनेंस हो रहा है।
जो हाइब्रिडाइज्ड हो चुके हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उनके वजह से रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंडीशन ऑफ फॉर रेजोनेंस का क्या हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग कंडीशन ऑफ रेजोनेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग के पास क्या होना चाहिए, पैरेलल ऑर्बिटल्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, हम लोग के पास पैरेलल ऑर्बिटल्स होना चाहिए। और पैरेलल ऑर्बिटल्स कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं? सबसे पहला जो एग्जांपल अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जहां पर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हो या पाई बॉन्ड। ठीक है, पहला। दूसरा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये कौन से होंगे? ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहां से हम लोग एग्जांपल देखते हैं? ये NH2, ये एग्जांपल हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो ऑर्बिटल है, ये पैरेलल ऑर्बिटल में, ये पैरेलल और ये भी सेम ऑर्बिटल में रहता है, जिसके बाद इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, इसके ऑर्बिटल से डिस्पर्स होकर फाइनली ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसके वजह से यहां पर क्या करता है, ये रेजोनेंस दिखा पाता है। सॉरी। ठीक है, और तीसरा है दैट इज वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल मतलब वेकेंट ऑर्बिटल भी होगा तब भी रेजोनेंस होगा। तो वेकेंट ऑर्बिटल कौन सा होगी? जस्ट लाइक एग्जांपल, यू कैन सी द एग्जांपल, ये वाला, इसमें पी ऑर्बिटल पूरा खाली है। ठीक है, तो इसमें भी रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो रेजोनेंस का कंडीशन, रेजोनेंस फॉर कंडीशन इज इंपॉर्टेंट कि रेजोनेंस कब होगा, जब पैरेलल ऑर्बिटल्स होंगे। और पैरेलल ऑर्बिटल्स कौन कौन से सिस्टम में मिलता है? पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स में, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में और वेकेंट ऑर्बिटल में। ठीक है, तो हम लोग को ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पैरेलल ऑर्बिटल होते तभी रेजोनेंस होता है, और जो कि बहुत ही मेजर चीज है रेजोनेंस के जानने के लिए। ठीक है, हम लोग आज तक यहीं कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि और भी कुछ क्वेश्चंस और रेजोनेंस के कंडीशंस थोड़ा। ठीक है।